हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब एक साल और जीवन से हम लोगों के व्यतीत हो चुके हैं। 2024 तो कुछ खास रहा नहीं, कुछ खास उसमें हासिल हुआ नहीं, लेकिन अब जो बीत गया उसके लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। एक नई उमंग, एक नई उम्मीद के साथ अब हम लोग एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। शायद इस वर्ष जो कमियां हमारे पिछले साल हमारी प्रिपरेशन में रह गई थी, उन कमियों को देख करके हम लोग उनमें सुधार करके ज़्यादा से ज़्यादा और प्रयास करके शायद कुछ नया अचीव कर सकें। तो इसी एक उम्मीद के साथ हम लोग अब एक नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप सब भी नए वर्ष की शुरुआत ऐसे ही कर रहे होंगे, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ही लगे होंगे, जो लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं। तो जैसे आपकी समस्या है वैसे ही हमारी भी है। आप लोग भी किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम भी किसी न किसी एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिल करके एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ हम लोग अपने फ्यूचर को आगे ले चलते हैं। साथ मिल करके मम्मी पापा के जो सपने हैं उसको साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, सब कुछ भूल करके। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ हम लोग अपनी क्लास को भी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे अभी इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं। तो अभी इस समय हम लोग देख रहे हैं जो हमारी एनसीईआरटी है उसको, और वैसे तो हम लोग 6 to 8 तक पूरी देखेंगे, लेकिन अभी जो देख रहे हैं वो 6 क्लास की हिस्ट्री देख रहे हैं एनसीईआरटी में, और एमसीक्यू के फॉर्म में देख रहे हैं। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिस भी चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसका फिर पूरा का पूरा निचोड़ आपके सामने आ जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातचीत है आज हमारे चैप्टर 4 में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, और अगर आपको अंत तक देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का जो चैप्टर है उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो संबंधित है वो ऋग्वेद से ही संबंधित है। आपको हम दिखाएंगे कि इसी चैप्टर से जो हमारा सीटेट रहा है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। कौन सा है अभी आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन इजी सा है। कह रहे हैं कि ऋग्वेद में वर्णित जो सबसे प्रमुख देवता थे वो कौन से थे। तो थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस कौन कौन से हैं आप देखिए। पहला ऑप्शन है इंद्र, दूसरा है विष्णु, तीसरा है ब्रह्मा और लास्ट ऑप्शन है शिव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि ऋग्वेद में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कि वर्णित देवता हैं वो कौन है, इंद्र जी हैं, और इनके लिए 250 सूक्त भी लिखी गई हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे एक बात और याद रखिएगा, जो इंद्र हैं इन्हें पुरंदर के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे, इन्हें पुरंदर के नाम से जाना जाता था। और पुरंदर मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। साथ में इन्हें वर्षा के देवता के रूप में भी पूजा जाता था। तो इनको याद रखिएगा कि जो ऋग्वेद था हमारा, उसमें सबसे प्रमुख देवता के रूप में माने जाते थे इंद्र भगवान। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो गायत्री मंत्र है, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना जरूर ही होगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हमको लगता है गलत हो गया ना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से है। अगर कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन हो गया हो तो उसके लिए हम सॉरी। फिलहाल के लिए जो गायत्री मंत्र है वो यही वाला है। आपको बताना है कि वो कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से जो हमारा गायत्री मंत्र है वो लिया गया है। और इसके रचयिता भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, विश्वामित्र जी इसके रचयिता रहे हैं। और ये जो कि ओम भूर्भुवस्सुः जो मंत्र है या ऋचा है या जो भी है, वो अगर आपसे कोई पूछ ले कि यह किन्हें समर्पित है, तो जो सावित्री देवी हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे कि सावित्री देवता लिखा है, कहीं कहीं लिखा रहेगा कि सावित्री देवी हैं। तो देवी हैं कि देवता हैं, हम लोगों की मुलाकात उनसे हुई नहीं है। तो आप लोगों को जो पता हो आप वो मान करके जानिएगा कि सावित्री नामक जो भी देवी देवता हैं उनको समर्पित है ये गायत्री मंत्र। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। और एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारा ऋग्वेद है ना, उसमें आप देखेंगे कि
10 मंडल हैं, ठीक है, कितने हैं तो 10 मंडल हैं। तो उन 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, जो हमारा तीसरा मंडल है, उसी तीसरे मंडल में जो मतलब कि गायत्री मंत्र है, वहाँ उनका वर्णन वही मिलेगा तीसरे मंडल में, जिसके रचयिता कौन रहे हैं, विश्वामित्र जी, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो जो सबसे पुराना वेद है वो हमारा ऋग्वेद ही है। आप देखेंगे कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनको भी याद रखिएगा। फिर हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, जो कि पीछे ही बता के आए हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो हमने बता ही दिया है कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। अब हम चलते हैं, जो हमारा एक्सप्लेनेशन है डायरेक्ट एनसीईआरटी से, उसको देख लेते हैं। और इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्यों देखते हैं, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। एनसीईआरटी में आपको एक एक लाइन देखनी पड़ेगी। अगर आप लोग एक एक लाइन को नहीं देखेंगे तो क्वेश्चंस फिर आपसे एग्ज़ाम में नहीं सही होंगे। यहाँ ठीक है, यहाँ पे तो आप अच्छा कर ही ले जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बनते हैं तो फिर दिमाग की बत्ती जो है वो गुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग लाइन वाइज पढ़े नहीं रहते हैं। एग्जैक्टली जो यूट्यूब वगैरह पे कराया जाता है उतना ही देखे रहते हैं। और यूट्यूब वगैरह पे जो भी सेशंस होते हैं वो टीचर्स ये समझ के कराते हैं ना कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आयोग किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा ये कोई नहीं जानता है। और क्वेश्चन का लेवल दिन प्रतिदिन ना टफ होता जा रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुद पढ़ना पड़ेगा किताबों को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा, तो जाहिर सी बात है सुना ही है। वेद 4 हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, जिसमें कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग कब हुई है, तो आज से 3500 साल पहले हुई। और आगे देखिए कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, वैसे आपको देखने को मिलेगा 1028 ऋचाएं बोला जाता है एग्जैक्टली। तो 1000 से भी ज़्यादा जो ऋचाएं हैं वो हैं, और एग्जैक्ट 1028 मानी जाती हैं। आगे देखिए, सूक्त का मतलब क्या होता है, आपसे बता रहे हैं कि सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया। आगे देखिए, ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। कौन? तो ये जो हमारी सूक्त हैं ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए रचे गए हैं। इनमें से आपको 3 प्रमुख देवता मिल जाएंगे, और वो 3 प्रमुख देवता कौन है, अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। आगे देखिए, अग्नि जो है वो आग के देवता है, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता है, और जो सोम है ना उसका जो मतलब कि आपको उल्लेख मिलेगा तो वो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें मिलेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का पौधा होता है जिससे मतलब कि एक मतलब पीने के लिए शूरा टाइप का बनाया जाता था, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए कह रहे हैं कि जिससे खास पेय बनाया जाता था जो देवता लोग पिया करते थे। कुछ लोग कहते हैं दारू जैसा होता है, पर दारू कहना ठीक नहीं होगा ना। फिर आगे देखिए, ये देखिए कि जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं इनकी रचना ऋषियों के द्वारा की गई है। जो आचार्य हैं ये विद्यार्थियों को ये जो हमारी ऋचाएं हैं इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट करके सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, यानी कि जोर जोर पाठ पढ़वा करके कंठस्थ करवाया जाता था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्राइमरी में, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो प्राइमरी में बच्चों को इकट्ठे करके एक जगह बैठा करके गोला बनवा करके उसमें गिनती, पहाड़ा, काखा, गाघा टाइप का याद करवाया जाता है। कोई एक बीच में खड़ा हो जाता है बच्चा, वो जोर जोर से पढ़ता रहता है, जो अन्य बच्चे होते हैं वो भी जोर जोर से उसको पढ़कर याद करते हैं। तो वही प्रोसेस है कि सस्वर कंठस्थ करवाया जाता था। और आगे आप देखिए कि जो अधिकांश सूक्त हैं इनके रचयिता कौन है, तो ज़्यादातर जो भी सूक्त हैं उन्हें पुरुषों के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है वो महिलाओं के द्वारा भी की गई है। कुछ बहुत ही फेमस विदुषी रही हैं, आप उनका नाम कमेंट करिएगा कि वो कौन विदुषी महिलाएं रही हैं जिनके द्वारा ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं वो लिखी गई हैं। आगे देखिए, ऋग्वेद की जो भाषा है वो कैसी है, तो ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया था कि जो ऋग्वेद की भाषा है वो क्या है, तो ज़्यादातर बच्चे तो इसको संस्कृत ही मार देंगे। तो संस्कृत नहीं थी भैया, आप देखिए कि जो ऋग्वेद की भाषा थी वो क्या थी, तो वो प्राक संस्कृत थी, जो कि आज वर्तमान में जो संस्कृत देखने को मिलती है उससे थोड़ा भिन्न थी। तो ये भी हमारे लिए जानने वाला पॉइंट है। या उसको जो है प्राक संस्कृत के अलावा वैदिक संस्कृत भी कहा जाता था। तो चलिए हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बातचीत है
कह रहे हैं कि वैदिक काल में समाज किस आधार पर विभाजित था, आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास जाति, वर्ण, धन या शिक्षा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा वैदिक समाज था उसमें जातियों का कोई रोल नहीं प्ले था और धन, शिक्षा, इन सब का भी कोई इंपॉर्टेंट मतलब देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो वर्ण है इसमें उस टाइम पे विभाजन हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अंक जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो संस्कृत भाषा है आपको बताना है कि किस भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस है और आप बताइए कि किस भाषा परिवार का हिस्सा है हमारी मातृभाषा क्यों कह रहे हैं, देव भाषा संस्कृत। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। भारोपीय भाषा, तिब्बत वर्मा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि भारोपीय भाषा परिवार। तो जो हमारी संस्कृत भाषा है वो किस भाषा परिवार की है, तो वो है हमारी भारोपीय भाषा परिवार की। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन में देखिए ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी तथा सिंधी। एशियाई भाषा परिवार एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि। ये सब इसी भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। किस भाषा परिवार से, तो भारोपीय भाषा परिवार से ये सारी की सारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं। आगे देखिए, इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें से कई ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे थे। एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे संस्कृत में माता के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, मातृ यूज किया जाता है। ठीक है, जबकि हिंदी में ऐसे ही एक सामान्य सा शब्द माँ यूज किया जाता है, मतलब मिलता जुलता शब्द माँ यूज किया जाता है। जबकि आप अंग्रेजी में देखिए तो मम्मी के लिए या माँ के लिए क्या यूज किया जाता है, मदर शब्द। तो सब देखिए कि आपस में मिलते जुलते से हैं। ठीक, फिर हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे जो हमारा उपमहाद्वीप है, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है उसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लिए, जो हमारा पूर्वोत्तर प्रदेश है यहाँ पे आप देखिए कि तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ कौन सी भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है, तो तिब्बतन वर्मा जो परिवार की भाषा है वो बोली जाती है। आगे देखिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, और हाँ इन्हें याद रखिएगा कि ये हमारी जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है ये सभी जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं वर्तमान में 11 हो गई हैं, तो उसका भी ये पार्ट है। आगे आप देखिए, और ये कहाँ की हैं या किस भाषा परिवार की हैं, तो हमने आपको बता ही दिया कि द्रविड़ भाषा परिवार का ये हिस्सा है। फिर हम देखेंगे कि जो झारखंड और मध्य भारत है यहाँ पे कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो कौन से भाषा परिवार की हैं, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपने इतने से पैराग्राफ में देखा है ये अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि बड़ा बड़ा फॉन्ट नहीं है, बहुत कलरफुल नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। तो भैया एग्ज़ाम में ना मज़ा आएगा जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया रहता है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें क्या मज़ा खोजना है भाई एग्ज़ाम में फंस जाए यही बड़ी बात है। आगे हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ओहो लगता है कुछ गलत हुआ है, चलिए देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्वामित्र नामक जो ऋषि हैं या विश्वामित्र ऋषि के बारे में बता रहे हैं या पूछा जा रहा है कि विश्वामित्र ऋषि जो हैं इनका संवाद किन नदियों के मध्य है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो विश्वामित्र हैं इनका नदियों को उस समय देवी माना जाता था। आज भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ नदियों को देवी माना जाता है, जैसे गंगा मैया सबसे पवित्र हैं, तो उसी तरह से कह रहे हैं कि आप बताइए कि कौन सी वो नदियां हैं जिनको देवी मान करके विश्वामित्र के मध्य संवाद हुआ, यानी विश्वामित्र जी ने उनसे संवाद किया है। कुछ प्रार्थनाएं की हैं, वो प्रार्थनाएं भी कहानी के तौर पे लिखी हुई थी, पर वो हमारे काम की नहीं थी। हमें ये जानना चाहिए कि कौन सी वो नदियां हैं, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ब्यास और सतलुज। दूसरा आप देखिए गंगा और यमुना। तीसरा सरस्वती और सिंधु, और चौथा है सरस्वती और यमुना।
तो कुछ बच्चे ना इसको गंगा या यमुना मान लेंगे, कुछ लोग सरस्वती और सिंधु भी मान सकते हैं, लेकिन ना तो गंगा यमुना इसका ऑप्शन होगा, ना तो सरस्वती सिंधु, तो ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि ब्यास और सतलुज। और यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देखिए साफ साफ लिखा है कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी जाने वाली जो नदियां हैं ब्यास और सतलुज, इनके मध्य यह संवाद है, एक संवाद है, और ये संवाद ऐसे दिया हुआ था तो वो हमारे काम का नहीं था, उसमें से एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा। आगे हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि ऋग्वेद में काम के आधार पर वर्गीकरण किन दो समूहों का किया गया था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, पुरोहित तथा राजा, पुरोहित तथा वैश्य, वैश्य तथा शूद्र, या फिर उपरोक्त सभी। तो ज्यादातर बच्चे इसको उपरोक्त सभी मान सकते हैं, लेकिन बाबू इसका उत्तर उपरोक्त सभी नहीं होगा, इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, पुरोहित तथा राजा। ठीक है, ये बात अलग है कि जो मतलब कि वर्ण व्यवस्था आई है, जो वर्ण व्यवस्था आई है वो कहाँ से आई है, तो वो इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही आई है, जहां से आपको देखने को मिलेगा कि जो आदि पुरुष ब्रह्मा जी रहे हैं उनके जो मुख है वहां से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। जो हमारी ये मतलब भुजाएं हैं, कंधे हैं, यहाँ से भुजाएं या कंधे कुछ भी कहिए, यहाँ से क्षत्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है, और जांघों से वैश्य की उत्पत्ति, जबकि पैर से जो है मतलब कि शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये सारी चीजें वर्ण व्यवस्था वाली जो व्यवस्था है वो आया यहीं से है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि जो ऋग्वेद में काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ये जो दो समूह हैं वो कौन से हैं, वो पुरोहित तथा राजा हैं। और इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है उसे आप देखिए कि काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, और पहले वो कौन है, पहले है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान इनके द्वारा करवाए जाते थे। और दूसरे लोग कौन थे, दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि जो राजा लोग थे वो ऐसे नहीं थे जैसे आज आप सोच सकते हैं। तो उस टाइम पे राजा कैसे थे, ये आप देखिए कि इनके पास ना तो बड़ी राजधानियां थी और ना तो ये महल में रहा करते थे, और इनके पास सेना भी नहीं हुआ करती थी, और साथ में ये लोग कर वगैरह भी नहीं वसूला करते थे। जैसे बाद में आप देखेंगे मध्यकालीन भारत में जिस तरह के शासक हुए, या प्राचीन काल में भी जिस तरह के शासक हुए हैं, उस टाइप के शासक ऋग्वैदिक काल में आपको देखने को नहीं मिल जाएंगे। और एक पॉइंट और भी आप देख लीजिए कि ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक एरा में जो राजा का बेटा था वो राजा ऐसे ही नहीं बन जाता था। ठीक है, उस टाइम पे आप देखेंगे सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी, उनके द्वारा राजा का चयन किया जाता था। लेकिन एक बात थी कि राजा के घर परिवार या राजा के जो बच्चे हैं ना, जैसे सपोज दैट एक राजा के 3-4 बेटे हैं, तो उनमें वो लोग अपना चयन करके बना लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि आज राजा जो है अगली पीढ़ी में पता चला कि नौकर का जो बेटा राजा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। नौकर का बेटा राजा नहीं बनता था, बनता उन्हीं का बच्चा था, बशर्ते यूं ही नहीं बन जाता था, उसका जो है चयन किया जाता था सभा और समिति के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पूछ रहे हैं आपसे कि वैश्य शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है। हमारे पास ऑप्शंस हैं दस्यु, विष, दास या फिर जन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि विष। जो विष शब्द है इससे वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या कुछ बातचीत है इसमें। तो आप देखिए साफ साफ लिखा है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था, और वो 2 शब्द कौन थे, एक शब्द था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। ठीक है, और दूसरा शब्द कौन सा था, तो दूसरा शब्द था विष। और जो विष शब्द है इससे वैश्य शब्द निकलता है, और इसका जो मतलब है वैश्य वगैरह ये सब आप अध्याय 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग चैप्टर 4 पे ही है ना। आगे देखिए, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, जन या विष दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं या समान अर्थ देने वाले हैं, पर्यायवाची कहिए एग्जैक्टली। तो पुरु चाहे आप पुरुजन, भरतजन या फिर यदुजन,
आदि का जो उल्लेख है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप देखिए जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, यानी कि जो ऋचाएं रही हैं उनकी जो रचना किए हैं, वे कभी कभी खुद को क्या कहा करते थे, तो वे कभी कभी खुद को आर्य कहा करते थे तथा अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास या दस्यु कहा करते थे। ठीक है, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं किया करते थे। ये सारे जो भी लाइन्स अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब के सब अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो दस्यु थे वो लोग यज्ञ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, यज्ञ नहीं किया करते थे, और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग दूसरी भाषाएं भी बोला करते थे। आगे देखिए, बाद के टाइम में जो दास है वो स्त्रीलिंग शब्द है एग्जैक्टली, और ये जो है दासी के लिए उपयुक्त होने लगा, और इसका जो उत्तर मतलब कि अर्थ है वो क्या हो गया, गुलाम हो गया। ठीक है, तो बाद में जो दस्यु शब्द है ये दास में परिवर्तित हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, गुलाम। और दास कौन होते थे वो भी यहाँ बता दिया गया है कि दास वे स्त्री और पुरुष हुआ करते थे जिन्हें युद्ध में मतलब बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। मतलब स्थिति बहुत खराब थी, जो लोग दास बना करते थे उन्हें मालिक की प्रॉपर्टी समझा जाता था, मतलब वो जैसे चाहे वैसे यूज करें उनको। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो स्थिति वैसे भी आप देखेंगे कि अगर कोई किसी का गुलाम है तो उसकी स्थिति बहुत ही मतलब दयनीय होती है, फिर चाहे वो गुलाम किसी भी तरह सा किसी भी तरह का हो। ठीक है, फिलहाल के लिए वैसे तो गुलामी खत्म ही हो गई है, लेकिन आजकल लोग प्यार के नाम पे थोड़ा उल्टी सीधी बातें करवा करवा के गुलामी करवा रहे हैं। फिलहाल के लिए मजाक की बात है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कहाँ पर कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए हैं। आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ब्रह्मगिरी, नर्मदा, उपरोक्त दोनों या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वाला, यानी कि ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आप देखिए कि जो पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं, क्या मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें जो हैं वो मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें भी मिली हैं। अब देखिए कि ब्रह्मगिरी में भी कुछ चीजें मिली हैं, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए हैं। कहाँ पे पाए गए हैं, तो ब्रह्मगिरी में पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाते हैं, यानी कि जब तक जीवित थे तब तो जो है सामाजिक भिन्नता थी ही, मर गए उसके बाद भी सामाजिक भिन्नता समाप्त नहीं हो रही है, तो ये अलग ही विडंबना रही है। आज तो वैसे ये सारे ड्रामे नहीं होते, आज तो जब लोग मर जाते हैं तो चाहे वो अमीर हो गरीब हो किसी भी वर्ग से आते हो, ले जाके उनको दफन कर दिया जाता है। उनके पास खाने पीने की वस्तुएं सोने चांदी नहीं रखे जाते हैं। बाद में भले ही तिरही की जाती है तो तिरही में कुछ लोग पनीर बनवाते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है कम पैसे वाले बेचारे आलू कोहड़ा की सब्जी बनवाते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अन्य लोग अनुयायी भी हुआ करते थे। तो इन सब की जो मतलब की स्थिति है वो कब्रों से भी पता चल जा रही है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं किसी कंकाल को, ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से लेकर के पूछा गया था सीटेट में, और बहुत ही मतलब एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको तो फिर आप नहीं कर सकते, वैसे आपको देखने को कहीं मिलेगा ही नहीं। जो अन्य पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं उसमें इस तरह की चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। और हाँ, बता दे रहे हैं कब पूछा गया था। 2020 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था प्राइमरी वाले में। प्राइमरी में क्यों पूछा जाएगा जी, 6 to 8 के लिए जो मिडिल वाला होता है उसमें पूछा गया था। हमारा भी दिमाग फिर गया है, प्राइमरी में ये नहीं पूछा गया था, 6 to 8 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं किसी कंकाल को आप कैसे पहचान सकते हैं कि वह स्त्री का कंकाल है या फिर पुरुष का। तो क्या आपको सच में इस क्वेश्चन को जब तक आप नहीं देख रहे हैं उसके पहले क्या ये आपको पता है कि आप किसी भी कंकाल को देख करके ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं या कैसे पहचान कर सकते हैं कि वो स्त्री का कंकाल है या पुरुष का कंकाल है। आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा और कुछ लोग जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। कह रहे हैं कि वहां पर उपस्थित सामानों को देखकर, उनकी हड्डियों की जांच करके, या फिर गहनों के आधार पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि उनकी हड्डियों की जांच करके, उनकी हड्डियों को अगर आपको देखना आता है तो आप समझ सकते हैं कि दो कंकाल अगर सामने रखे हुए हैं, एक स्त्री का एक पुरुष का है, तो आप
हड्डियों को देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा मतलब कि पुरुष का कंकाल है और कौन सा महिला का कंकाल है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी हड्डी देखेंगे। गले की हड्डी देख के थोड़ी ना पता चलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको बताया गया है साफ साफ कि छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। तो आप समझिए कि लड़की है या लड़का है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी जो बॉडी की संरचना होती है वो मतलब एग्जैक्ट सेम होती है। तो कंकाल देख करके आप नहीं समझ पाएंगे कि किसी बच्चे में कि वो लड़की है या फिर लड़का है। लेकिन स्त्री और पुरुष यानी कि शादी उदी हो गई है, बच्चे वगैरह हो गए हैं, तब आप आराम से उन्हें पहचान सकते हैं उनके कंकाल को देख करके कि स्त्री का है या फिर पुरुष का है। और वो यहाँ नीचे आपको बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या किसी स्त्री का। आगे भी बता रहे हैं कि कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर जो है पुरुष भी गहने पहना करते थे। उस टाइम पे पुरुष भी इसी तरह के गहने पहना करते थे। थोड़ा कम ज्यादा चलता है लेकिन गहने पहनते थे। आगे फिर देखिए, अगर ये उपाय नहीं है तो कौन सा उपाय हो सकता है। तो आगे बता रहे हैं कंकाल का लिंग पहचानने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है, वो है उनकी हड्डियों की जांच करना। चूंकि आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं जब ये बच्चों को जन्म देती हैं तो उसके बाद उनके जो कटी प्रदेश है यानी कि उनका जो कूल्हा वाला एरिया है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जबकि बच्चे पुरुष तो जन्म देते नहीं हैं तो उनका जो बॉडी पार्ट रहा है जैसे पहले था वैसे ही रह जाता है। तो स्त्री की अपेक्षा जो पुरुष का कूल्हा वाला एरिया होता है वो थोड़ा मतलब कि पतला दुबला रहता है, जबकि महिलाओं का थोड़ा ज्यादा हो जाता है। आगे देखिए कि ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है और डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा ही था। तो इस वजह से आप याद रखिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, फिर से पूछा जा सकता है कहीं अन्य एग्जाम में भी। फिर आप देखिए बता रहे हैं कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये मतलब कि जो चरक संहिता है ये किस चीज से मतलब किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और किन की रचना है। दोनों चीजें आप याद रखिएगा। और इवन हमने देखा है कि मतलब क्रोनोलॉजी लगाने को भी ये भी आया था ये क्वेश्चन। तो आप ये भी याद रखिएगा कि आज से 2000 साल पहले की रचना है चरक संहिता। आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि वे कहते हैं कि कौन कहते हैं, तो जो चरक जी हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। और आगे बता रहे हैं कि ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी अधिक है। तो डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 360 जो है हड्डियां होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आप एक नंबर गया आपका। चलिए आगे देखेंगे। तो चरक जी के द्वारा बताया गया कि 360 हड्डियां होती हैं। आगे यहाँ बता रहे हैं कि कैसे जो है उनके द्वारा ये हड्डियों को इतनी ज्यादा विस्तार कर दिया गया है। तो कह रहे हैं कि चरक जी ने अपनी गिनती में हो सकता है कि दांत और हड्डियों के जोड़ और जो कार्टिलेज होते हैं इन सब को जोड़ लिया होगा और उसके बाद 360 की जो संख्या है वो बताई होगी। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो हमने सोचा बता देते हैं। यहाँ देखिए बता रहे हैं कि जाके आप अपने मतलब एटलस में चाइना को देखिए, मैप हो तो मैप में भी आपको चाइना दिख जाएगा, इतना बड़ा सा है तो वो भी भारत के जस्ट बगल में है तो आपको दिख ही जाएगा वर्ल्ड मैप में। यहाँ आप देखिए आज से लगभग 3500 साल पहले यहाँ की जो लेखन कला है उस सबसे पुराने उदाहरण वहीं से मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, क्या लिखा गया था, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि ये मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसल जो है वो अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। पुत्र जो है आज से ही नहीं हमेशा से ही पुत्र लेने की जो कामना रही है वो लोगों में रहती रही है। फिर कह रहे हैं फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहां इसमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देख करके भविष्यवाणी करने की कोशिश किया करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलतियां भी किया करते रहे होंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि सच में ऐसा कुछ होता रहा होगा? लेकिन उस टाइम पे वहां पे मान्यता थी तो हम लोगों को जानना चाहिए कि इस तरह की मान्यता कहाँ पे रही है। बस
आगे देखिए, फिर आगे आपसे बता रहे हैं कि ये जो राजा होते थे ये शहरों में महल बनवा करके रहा करते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे। लोग वे लोहे का इस्तेमाल करना मतलब कि लोग जो है लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो जबकि ये बात है आज से 3500 साल पहले चाइना में भी लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें जानना चाहिए, जैसे कि जो भुर्ज वृक्ष है ना उसकी छाल पर आप देखिए क्या है। तो जो भुर्ज वृक्ष की छाल है इस पर लिखी गई पांडुलिपि, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये कहाँ से मिली है? तो ये कश्मीर से पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आज से 150 साल पहले ऋग्वेद की जिस पहली मतलब की कृति को छापने का प्रयोग किया गया था, छापने का काम किया गया था, वो कहाँ से पाई गई है? तो भैया वो जम्मू कश्मीर से पाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए कि इसी पांडुलिपि को देख करके अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित तौर पे रखी हुई है। और अन्य पॉइंट में क्या है, जैसे जो अगला पॉइंट है वो हमारे जानने लायक है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती नदी, सिंधु नदी और उनकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उनका भी जिक्र किया गया है। लेकिन मेन पॉइंट जो है वो ये है कि गंगा और यमुना नदी का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप देखिए एनसीईआरटी में जो लिखा है वही परम सत्य माना जाता है, ठीक है ना। तो गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, तो इसको आप देखिए कि केवल एक ही बार हुआ है। और ये रही आज की अपनी क्लास। आज हमने जो चैप्टर 4 में पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ज़रूरी समझ आई होगी। और अगर आप लोग केवल और केवल इस बात को लेकर के परेशान रहते होंगे कि हाँ लाइव चलना चाहिए, कुछ कमेंट बाजी होनी चाहिए, कुछ हाय हेलो होना चाहिए, तो फिर भाई वो यहाँ पे वो उसका जुगाड़ नहीं है। आप यहाँ केवल और केवल पढ़ाई लिखाई से कंटेंट जो संबंधित है वही कंटेंट पा सकते हैं और अच्छी से अच्छी मतलब चीज़ों को एक बार देख करके समझ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम वगैरह बाबू खुद ही निकालना पड़ता है, खुद ही पढ़ाई करनी पड़ती है। केवल किसी की वीडियो देख करके चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं, ये बहुत बड़ा सत्य है। तो ये रहा आज का अपना पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। स्पेशली जो लोग भी केवी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हों उनके पास ज़रूर शेयर करें। जो लोग भी केवीएस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके पास शेयर करें। साथ में जो लोग बीपीएससी 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें। और साथ में जो सीटेट के लिए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सीटेट वालों के लिए तो ये रामबाण है एनसीईआरटी की सीरीज़, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए फिर आज नया साल है, आप लोग एंजॉय कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।